बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 31 अक्टूबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार के 24 जिलों में छठ के बाद नाइट ब्लड सर्वे का अभियान चलाया जाएगा। यानी कि बिहार में आधी रात को आपके खून का सैंपल लिया जाएगा। सरकार को बिहार में एक बीमारी का पता चला है, अब इसको लेकर के रात में आधे रात में लोगों का खून का सैंपल लिया जाएगा, ब्लड सैंपल लिया जाएगा और उसके बाद जाँच होगी। जब बिहार के 24 जिलों में छठ के बाद नाइट ब्लड सर्वे का अभियान चलाया जाएगा, यानी कि 24 जिलों में छठ पर्व के बाद आधी रात में ब्लड सैंपल लिया जाएगा बिहार के लोगों से। इसके तहत रात 8:30 बजे से आधी रात 12 बजे तक 20 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का रैंडम तरीके से ब्लड सैंपल लिया जाएगा। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। रात में खून की जांच का नमूना लेने के इस अभियान से सरकार को ये पता करने में मदद मिलेगी कि लिम्फेटिक फिलारियासिस का संक्रमण कितना फैल रहा है। यानी कि फिलारिया का जो बीमारी है, फिलारिया में पैर फूल जाता है। अब इस बीमारी को पता करने के लिए सरकार आधी रात में आपका ब्लड लेगी और इसकी जांच करवाएगी। आम लोगों के बीच हाथी पांव नाम से पहचाने जाने वाली इस फिलारिया बीमारी से संक्रमित मरीज बिहार के सभी 38 जिलों में मिले हैं। जब बिहार में फिलारिया से जुड़े हुए 1,60,000 और हाइड्रोसिल्स के 22,000 केस मिले हैं। केंद्र सरकार ने 2027 तक फिलारिया की बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों किशनगंज में एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष रहमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा ने केंद्र सरकार पर जमकर के निशाना साधा है और गिरिराज सिंह पर जमकर के निशाना साधा है। जैसे कि आपको पता है कि गिरिराज सिंह शांति वाला इलाका किशनगंज में आए और यहां पर अशांत करने की कोशिश की। अब इसको लेकर के एआईएमआईएम ने गिरिराज सिंह पर जमकर के निशाना साधा। साथ ही साथ पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लड़ाई से बिश्नोई गैंग से जान से मार देने की धमकी मिली। इसके बाद उनकी सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। इसको लेकर के किशनगंज में एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष रहमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार जुमलेबाजी में व्यस्त है। गिरिराज सिंह ने किशनगंज में शांति सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है। बाबा सिद्दीकी की जान लेने के बाद अब ये घटना दर्शाता है कि न केवल बॉलीवुड के अभिनेता और गायक बल्कि राजनीतिक नेता भी गुंडागर्दी और दहशतगर्द के साए में है। रहमुद्दीन हैबर बाबा ने बिहार और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार गृह मंत्रालय और फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय की नाकामी के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार केवल जुमलेबाजी में व्यस्त है। सरकार असली समस्याओं से जनता का ध्यान भटका रही है। इस मामले ने राजनीति और सुरक्षा के मुद्दों पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है, जिससे लोगों में असुरक्षा की भावनाएं पैदा हो रही है। वहीं पर हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सीमांचल आए थे, जब यहाँ के शांति और सौहार्द को भंग करने की कोशिश करने लगे। जब भाजपा के नेता सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं और उन्हें देश के विकास से कोई भी मतलब नहीं है, साथ ही ऐसे गुंडों की हिम्मत भी इनके ही राज में बढ़ रही है। ये कहना है एआईएमआईएम किशनगंज जिला अध्यक्ष हैबर बाबा की। दोस्तों बिहार में दीपावली के बाद ठंड में तेजी से बढ़ोतरी की संभावना है। इस समय बिहार के कई हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश हो रही है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार मौसम विभाग की माने तो दीपावली के बाद ठंड का असर तेजी से दिखेगा और तापमान में गिरावट दर्ज होगी। बारिश की विदाई के साथ ही शाम के समय तापमान में गिरावट महसूस होने लगी है। इसके अलावा बिहार के कई जिलों जैसे की कटिहार, पूर्णिया और भागलपुर में धीरे धीरे बारिश का सिलसिला थम रहा है, लेकिन भागलपुर और बांका में हल्की बारिश अभी भी जारी है। साथ ही इन इलाकों में मौसम ठंडा हो रहा है, जो ठंड के बढ़ने का संकेत है। ऐसे में दीपावली के आसपास से ही हवाओं की दिशा में भी बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे ठंड का असर और तेज होगा। विशेष रूप से पर्व के बाद मौसम में तेजी से बदलाव आने की संभावना है और दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि इस साल दीपावली से पहले हुई बारिश ने लोगों को थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब ये धीरे धीरे समाप्त हो रही है। लोगों को आगामी ठंड के लिए पहले से तैयार रहने की जरूरत है। आपको बता दूं कि मौसम में इस बदलाव का असर खेती और जनजीवन पर भी पड़ेगा, इसलिए किसानों को भी विशेष ध्यान देना होगा। दोस्तों बिहार की सड़कों पर अगर कोई दुर्घटना हो जाता है तो उसको तत्काल तुरंत सुविधा मिलेगी। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार की सड़कों पर यात्रियों को न केवल सुरक्षा मिलेगी बल्कि दुर्घटना होने पर भी तत्काल लोगों को सुविधा भी मिल सकेगी। बिहार सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर के दीपावली के पूर्व प्रदेश के लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया है। यानी कि दीपावली के पहले यह सड़कों पर सुरक्षा दुरुस्त करने के अभियान को बढ़ावा देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 38 राजमार्ग गश्ती वाहनों का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 38 राजमार्ग गश्ती वाहनों को हरी झंडी
झंडी दिखा करके रवाना किया है। सभी वाहन बिहार के सभी जिलों में गश्ती करेंगे। इस दौरान पुलिस महानिदेशक आलोक राज ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजमार्ग गश्ती वाहन के लोकार्पण के पहले उसका निरीक्षण किया और उसकी कार्य प्रणाली के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सड़क पर सुरक्षा प्रदान करना सबका दायित्व है, जागरूकता और फिर जवाबदेही का पालन जरूरी है। जब पुलिस महानिदेशक आलोक यानी कि डीजीपी आलोक राज ने बताया है कि ये वाहन आधुनिक तकनीक की सुविधा से लैस है। राष्ट्रीय राजमार्ग गश्ती वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से कोड डायल 112 के सिद्धांत संबंधित किया गया है। इसका मकसद आपातकालीन परिस्थिति में इन वाहनों को घटनास्थल पर तुरंत भेजना है। दोस्तों, सीमांचल में हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर मंत्री गिरिराज सिंह पर सवाल खड़ा करने वाले पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव अब खुद सीमांचल में राम राज लाने की बात कर रहे हैं। यह पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि मैं पूर्णिया में सांसद रहूं या ना रहूं, जाते जाते सीमांचल में राम राज लाने की कल्पना कर जाऊंगा। यह नगर निकायों पर हमला बोलते हुए सांसद पप्पू यादव ने कहा कि नगर निगम लूट निगम है, लूटो खाओ ये नर्क निगम है, कुछ भी नहीं लूटने के अलावा। ये बातें हम 20 सूत्री की बैठक में उठा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार का परिवर्तन वही करेगा जो पूर्णिया कोसी सीमांचल की बात करेगा, या वही बिहार पर राज करेगा। या गिरिराज सिंह को धमकी देने के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि बोएंगे बबूल तो खाएंगे खजूर। मुझे लगता है कि सरकार को कुछ अच्छा काम करना चाहिए। गिरिराज सिंह हमारे बड़े भाई हैं, उनके स्वास्थ्य की और फिर उनकी रक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की है। जब आप हर किसी को सुरक्षा दे रहे हैं तो फिर गिरिराज सिंह को भी सुरक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि कल के दिन वो ये ना कह दे कि मुझे किसी मुसलमान भाई ने मार दिया है। उनका सुरक्षित रहना अमन के लिए जरूरी है। जिस तरीके से अरोड़ा बाबा को जान से मार देने की धमकी दी गई है, मैं धन्यवाद दूंगा सरकार को कि धमकी के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोस्तों, बिहार में दीपावली से पहले हवा खराब हो गई है। प्रदूषण विभाग ने कहीं ऑरेंज तो कहीं रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जब पटना की स्थिति तो खराब है ही, लेकिन इसके साथ ही हाजीपुर की हालात राजधानी पटना से भी ज्यादा खराब है। जब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार सुबह तक पटना और फिर पूर्णिया जिले में AQI 200 से पार हो चुका है, जबकि हाजीपुर में 300 के पार है। यह खराब हवा का संकेत है। जी हाँ, आपको बता दें कि पटना में 212 AQI है तो पूर्णिया में 204 रिकॉर्ड किया गया है। इसे ऑरेंज अलर्ट रखा गया है। सांस से संबंधित बीमारी वाले लोगों के लिए ये काफी ज्यादा खराब है। जब पटना से सटे हाजीपुर की बात करें तो फिर AQI 308 के पार है। यहाँ रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बिहार के अन्य जिलों में AQI 200 से नीचे दर्ज किया गया है। हालांकि 150 से 200 के बीच में 3 जिले हैं। सिवान में 170, राजगीर में 168 और बेतिया में 159 AQI दर्ज किया गया है। आपको बता दूं कि पिछले साल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कई जिलों में हवा के खराब होने का हवाला दिया था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत बिहार के कई जिलों में पटाखों के जलाने पर रोक लगाई गई। इनमें राजधानी पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और फिर गया शामिल है। इस बार भी जिला प्रशासन ने इन जिलों में पटाखों के जलाने पर बैन लगा दिया है। उधर बोर्ड की ओर से प्रदूषण से बचने के लिए लोगों को सलाह दी गई है। अभी ठंड की शुरुआत भी होनी है। इससे पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से AQI को लेकर के चौंकाने वाली रिपोर्ट दी गई है। अब देखना होगा कि दीपावली के बाद बिहार में AQI का लेवल कितना तक पहुंचता है। दोस्तों, देश में बहुत जल्द जनगणना होने जा रही है और फिर इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने घर बैठे डेट और फिर बर्थ के रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम है CRS। इस ऐप के लॉन्च के दौरान अमित शाह ने कहा कि ये एप्लीकेशन नागरिकों को किसी भी समय किसी भी स्थान से और फिर उनके राज्य की आधिकारिक भाषा में पंजीकरण करने की अनुमति देता है। वहीं पर इस ऐप के लॉन्चिंग के साथ ही राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आखिरकार PM मोदी ने एनडीए के सहयोगी और फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात मान ली है, क्योंकि पिछले कई साल से CM नीतीश कुमार देश के अंदर जनगणना कराए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी वजह से उनकी ये मांग पूरी नहीं हो पाती थी। लेकिन अब ऐप लॉन्चिंग के साथ ही कहीं न कहीं उनकी ये मांग अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। जैसे सेंसस इंडिया 2021 के आधिकारिक हैंडल से बताया गया है कि इस ऐप के जरिए जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन आसानी हो जाएगी। जब प्रक्रिया के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को जन्म या फिर मृत्यु से संबंधित जानकारी और फिर रजिस्ट्रेशन बर्थ सर्टिफिकेट या फिर डेट्स के 21 दिन के अंदर ऐप पर करना होगा। यह ऐप के मुताबिक अगर आप 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो फिर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसके लिए देश के किसी भी आम आदमी को 22 से 30 दिनों के अंदर 2 रुपये शुल्क देना होगा। दोस्तों, दिवाली 2024 से पहले देश के कई राज्यों में बजरंग दल की होर्डिंग और यूपी बीजेपी के एक नेता के बयान से सियासी बवाल छिड़ गया है। यूपी के पूर्व बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने अपील की है कि सिर्फ हिंदुओं की दुकानों से ही खरीदारी करें। इसी तरह मध्य प्रदेश में बजरंग दल ने भोपाल से लेकर के देवास तक दीपावली की खरीदारी हिंदुओं से करने की होर्डिंग लगवा दी है। हालांकि बजरंग दल की ओर से लगाए गए होर्डिंग्स में बीजेपी नेता की तरह खुलेआम हिंदुओं से खरीदारी की बात नहीं की गई है। बजरंग दल के पोस्टर पर लिखा गया है कि अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, दीपावली पर खरीदी उन
उनसे करें जो आपकी खरीदारी से दीपावली मना सके। यूपी के बस्ती से पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हिंदुओं के पावन पवित्र त्योहार धनतेरस एवं दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी सनातन धर्मी भाइयों से आग्रह है कि अपने सनातनी परिवार की दुकानों से ही खरीदारी करें और त्योहार की खुशियां धूमधाम से अपनों के साथ मनाएं। आमतौर पर इस तरीके का माहौल चीन से आने वाले सामान को लेकर के दिख जाता है, यानी कि चीनी सामानों की बाइकआउट की जाती है, लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान में मुसलमानों की बाइकआउट किया जा रहा है, मुसलमानों का बाइकआउट किया जा रहा है। यह दीपावली या फिर अन्य किसी त्योहार से पहले चीन के सामान के बाइकआउट की अपील सामने आ ही जाती है। हालांकि बीजेपी नेता की अपील को सीधे मुस्लिमों से जोड़ करके देखा जा रहा है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस मामले पर बीजेपी को निशाने पर लिया है। वहीं पर बिहार में बीजेपी की गठबंधन सहयोगी जेडीयू ने इस मामले में मुस्लिम वोटर्स को ऐसा संदेश देने की कोशिश की है जिससे उसे सियासी नुकसान न हो। जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि हमारे देश में गंगा जमीनी की संस्कृति है। छठ महापर्व में मुस्लिम महिलाएं उपवास रख करके चूल्हा बनाती है, जब उस चूल्हे पर हिंदू धर्म की महिलाएं छठ व्रत करती है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से चर्चित गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के पप्पू यादव की प्रतिक्रियाएं लगातार सुर्खियों में है। आपको बता दूं कि लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े मामलों में पप्पू यादव का नाम भी जोड़ा जा रहा है और दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी जारी है। जानकारी के मुताबिक हाल ही में जान से मार देने की धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव ने एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही सरकार को भी आड़े हाथों में लिया है। जी हाँ, कल 29 अक्टूबर को पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये लॉरेंस बिश्नोई कौन प्राणी है, क्यों इसे इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने सरकार पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बिश्नोई जैसे अपराधियों से जुड़े हुए मामलों को लेकर के सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। साथ ही पप्पू यादव ने यह भी कहा कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए देश में सुरक्षा की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे में पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए किसी से भी भीख नहीं मांगूंगा। जब उनका ये बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि वे खुद अपनी सुरक्षा के प्रति सजग हैं और सरकार की लापरवाही पर नाराजगी जता रहे हैं। पप्पू यादव ने सरकार पर यह आरोप भी लगाया है कि सुरक्षा के मामले में सरकार का यूं नजरअंदाज करना आम जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। आपको बता दूं कि पप्पू यादव की इन प्रतिक्रियाओं से साफ है कि वे न केवल बिश्नोई बल्कि सरकार के रवैये से भी नाखुश हैं। उनका ये बयान सरकार के प्रति नाराजगी और फिर सुरक्षा की अनदेखी को लेकर के बड़ा संदेश है। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से बड़ा रेल हादसा टल गया है। छपरा सोनपुर रेलखंड पर दिगवारा रेलवे स्टेशन के पश्चिमी रेलवे ढाला के समीप एक मालगाड़ी दो हिस्सों में बढ़ गई और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जब लोगों की नजर इस घटना पर गई तो फिर चिल्ला करके ड्राइवर को इसकी जानकारी दी। गनीमत रहा कि इस दौरान कोई भी नुकसान नहीं हुआ। वहीं पर इस घटना को लेकर के इस रेलखंड के अप लाइन पर लगभग आधा घंटे तक ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। वहीं पर रेलवे क्रॉसिंग के समीप घटना होने के से छपरा हाजीपुर सड़क मार्ग पर भी आधा घंटा तक वाहनों का परिचालन बाधित रहा। पश्चिमी रेलवे क्रॉसिंग के बंद रहने से यात्री पूर्वी रेलवे ढाला और फिर सैदपुर के 17 नंबर रेलवे क्रॉसिंग के सहारे अपने गंतव्य की ओर जाते दिखे। दोस्तों, बिहार की 3 नदियां बाढ़ की अवधि में ही सूख गई है। यानी कि जैसे कि आपको पता होगा कि अभी ही बाढ़ गई है, बरसात का मौसम अभी ही गया है, लेकिन अभी ही बिहार की नदियां सूख गई है। ये बहुत ही चिंताजनक वाली बात है। जी हाँ, 11 नदियों में पानी इतना कम है कि उसे मापा नहीं जा सकता। हालात ऐसे हैं कि कोसी जैसी नदियों में भी अक्टूबर में ही डेल्टा बनने लगा है, जबकि मानसून की विदाई हुए अभी 1 माह भी नहीं हुआ है। आपको बता दूं कि बाढ़ की अवधि सामान्यतः 31 अक्टूबर तक मानी जाती है, लेकिन बिहार की नदियों के सूखने का सिलसिला अक्टूबर मध्य में ही शुरू हो गया है। हाल यह है कि कुछ दिन पहले तक जिन नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर था वह भी सूख गई है। सरकार ने इस स्थिति का जायजा लिया है। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में प्रदूषण के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार सरकार ने राज्य के 4 जिलों में पटाखों पर बैन लगा दिया है। इसको लेकर के आदेश जारी कर दिए गए हैं। खबर के अनुसार बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में खराब AQI लेवल के कारण सुप्रीम कोर्ट और NGT ने किसी तरीके के पटाखों पर यानी कि सभी तरीके के पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसको लेकर के बिहार सरकार और जिला प्रशासन ने भी आदेश जारी करके सख्ती दिखानी शुरू कर दी। आपको बता दूं कि बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में सभी तरह के पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये फैसला इन शहरों में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए लिया गया है, जहां AQI लेवल खराब, बहुत खराब और गंभीर श्रेणियों में है। दरअसल जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से भी अपील की है कि वे पटाखों का इस्तेमाल न करें। वहीं पर सरकार के आदेश का पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में सख्ती से पालन किया जाएगा और नियम तोड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी।
दोस्तों, दीपावली और छठ जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के दौरान बिहार में मिठाइयों की गुणवत्ता पर प्रशासन ने अपनी पैनी नजर बनाए रखी है। यह जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों त्योहार के दौरान नकली और घटिया मिठाई की खबरें सामने आने के बाद इस साल प्रशासन की सतर्कता और बढ़ गई है। जब प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस बार त्योहार पर किसी भी प्रकार की मिलावटी और या फिर घटिया मिठाइयों को बाजार में बिकने नहीं दिया जाएगा। आपको बता दूं कि इसके लिए हर मिठाई दुकान पर विशेष जांच की जा रही है। दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि यदि उनकी दुकान में मिलावटी या फिर घटिया गुणवत्ता की मिठाई पाई गई तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मिठाइयों की आपूर्ति और फिर थोक विक्रेताओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि मिलावट की आशंका को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। साथ ही पिछले दिनों कई जगहों से त्योहार के प्रसाद में मिलावट की शिकायतें सामने आई थी, जिसके चलते इस बार प्रशासन अधिक सतर्क हो गया है। पुलिस और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम लगातार निरीक्षण कर रही है और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। जहां एसडीएम अमित कुमार ने आश्वासन दिया है कि इस बार हर मिठाई की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी ताकि लोग त्योहार का आनंद बिना किसी भी चिंता के ले सके। ऐसे में प्रशासन की इस सक्रियता के चलते मिठाई विक्रेता में भी सतर्कता देखी जा रही है, जिससे इस बार बिहार में दीपावली और छठ के त्योहार का उल्लास बिना किसी मिलावट की चिंता के माध्यम मनाया जा सकेगा। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में जेईई और नीट की कोचिंग फ्री में मिलेगी। इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। आप इसका लाभ उठाने के लिए 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी इंजीनियरिंग, जेईई मेंस और नीट यूजी की तैयारी के लिए अवश्य कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराती है। इस कोचिंग में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाता है। आपको बता दूं कि चयनित बच्चों को 9 प्रमंडलीय जिलों पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, गया एवं मुंगेर में जेईई मेन तथा नीट यूजी की तैयारी कराई जाती है। यदि आप यहां पढ़ाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आवेदन को पूरा करें। अब सवाल है कि कौन आवेदन कर सकता है। तो आपको बता दूं कि किसी भी बोर्ड से 10वीं क्या हो, लेकिन 2025 में 11वीं में बिहार बोर्ड में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए शुल्क 100 रुपए निर्धारित किया गया है। आवेदन के लिए आप वेबसाइट www.coaching.biharboardonline.com पर विजिट करें। दोस्तों, बिहार में इन दिनों शराब पर जमकर के राजनीति हो रही है। विपक्ष शराबबंदी को पूरी तरीके से फेल बता रही है तो दूसरी ओर एनडीए के नेता विपक्ष की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए भी नहीं हिचक रहे हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कई बार मंचों से कह चुके हैं कि अगर उनकी पार्टी की सरकार आती है तो फिर महज 1 घंटे के अंदर शराबबंदी हटा देंगे। उनका तर्क यह है कि शराबबंदी से बिहार के राजस्व में घाटा हो रहा है। अगर वह फिर से शराब चालू करेंगे तो फिर उससे होने वाले कमाई को बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगाया जाएगा। प्रशांत किशोर ये भी कह चुके हैं कि बिहार में भले ही अब दुकान पर शराब ना मिलती हो, लेकिन होम डिलीवरी हर जगह हो रही है। इसी कड़ी में नीतीश सरकार में मंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बहुत जल्द पता चल जाएगा कौन शराब पीता है। विभाग पीने वालों की लिस्ट जारी करेगा। जहाँ महागठबंधन के ही 6-7 नेता शराब पीते हैं। आपको बता दो कि उन्होंने किसी का नाम खुल करके नहीं लिया, लेकिन कहा कि विभाग जल्द सूची जारी करेगा, यानी कि लिस्ट जारी करेगा। जब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार रोजगार और स्वरोजगार की ओर से काम कर रही है। भारत ही ऐसा देश है जहां गरीब भी मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। गरीब भूखे पेट नहीं सो रहा है। मोदी सरकार से पहले रोज अखबारों में निकल रहा था कि भूख से लोगों की जान जा रही है। आज 140 करोड़ का देश शांति से जी रहा है। गरीब भी फेसबुक यूज कर रहा है। दोस्तों, बिहार के किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए सरकार मसाले की खेती करने पर जोर दे रही है। इसके अलावा बिहार में मसाला की खेती को बढ़ावा देने के लिए बीज मसाला योजना के तहत धनिया और मेथी की खेती करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत सरकार किसानों को 50% सब्सिडी दे रही है। इस योजना के तहत किसान धनिया और मेथी की खेती करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। बिहार सरकार उद्यान निदेशालय कृषि विभाग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि ट्विटर पर किए गए पोस्ट में कहा कि बीज मसाला योजना से धनिया मेथी की खेती पर 50% अनुदान दिया जाएगा। ये किसानों की आय में बढ़ोतरी का सुनहरा मौका है। बीज मसाला योजना 2024-25 के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। बिहार उद्यान निदेशालय के मुताबिक बीज मसाला योजना 2024-25 के तहत धनिया और मेथी की खेती करने में 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की लागत आती है। इस पर किसानों को 50% सब्सिडी देगी, यानी कि बिहार सरकार 15,000 रुपए देगी खेती करने के लिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उद्यान निदेशालय की वेबसाइट आधिकारिक वेबसाइट www.horticulture.bihar.gv.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं।
दोस्तों, स्मार्ट प्रीपेड मीटर का सर्वर बैठ गया है। इस कारण राजधानी पटना के 5 लाख उपभोक्ता परेशान हो गए हैं। जब मीटर रिचार्ज नहीं हो रहा है, बैलेंस नहीं दिख रहा है, दीपावली के मौके पर बिजली न कट जाए, इसका डर उपभोक्ताओं को सता रहा है। जब पटेल नगर के अजित कुमार ने बताया है कि मेरा मीटर बैलेंस नहीं बता रहा है, दीपावली में बिजली कटने पर परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा। शिकायत करने पर बताया जा रहा है कि सर्वर में खराबी आ गई है। जब वशिष्ठ नगर के अभय कुमार ने बताया है कि मेरे मीटर का बैलेंस 50 रुपए पर आ गया है या 3 दिनों से रिचार्ज करने का प्रयास कर रहा हूँ। वहीं पर एसके नगर के अजय ने बताया है कि मीटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, हम लोग काफी परेशान है। रिचार्ज नहीं होने और फिर बिजली खपत सहित कोई भी सूचना नहीं मिलने के कारण उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया है कि सर्वर में आई तकनीकी खराबी को दूर किया जा रहा है। दीपावली में बकाया पर किसी भी उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन नहीं कटेगा। सर्वर दुरुस्त होने के बाद उपभोक्ताओं को बकाया राशि जमा करने का मौका दिया जाएगा। सर्वर में आई खराबी से बिजली आपूर्ति पर कोई भी असर नहीं है। उपभोक्ता सर्वर दुरुस्त होने का इंतजार करे। रिचार्ज करने पर मीटर रिचार्ज हो रहा है या सर्वर की तकनीकी खराबियां दूर होने के बाद बैलेंस दिखने लगेगा। दोस्तों, उत्तर बिहार में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर का बड़ा नेटवर्क है। सांसद पप्पू यादव को धमकी मिलने की चर्चा को लेकर के पुलिस अलर्ट की स्थिति में है। या इस गैंग की सक्रियता को लेकर के पुलिस और खुफिया सूत्र सूचनाएं जुटा रहे हैं। खास करके मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों में बिश्नोई गैंग का बड़ा नेटवर्क है। जब पहले भी इन इलाकों से इस गैंग के शूटर और गुर्गे गिरफ्तार हो चुके हैं। इस गैंग के लिए बड़े पैमाने पर साइबर फ्रॉड और हवाला के लेन देन से युवा जुड़े हुए हैं। मुजफ्फरपुर की विशेष पुलिस टीम ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर को बीते 7 मार्च को सीतामढ़ी रोड में घेराबंदी करके गिरफ्तार किया था। इसमें एक शूटर सीतामढ़ी और दूसरा राजस्थान का था। बिहार की 4 सीटों तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। वोटिंग होने वाली है। ऐसे में बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में यम फैक्टर यानी कि मुस्लिम वोटरों की अहमियत को देखते हुए तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। जहां अलग अलग राजनीतिक दल और फिर गठबंधन मुस्लिमों को ये बताने की जुगत में जुड़ गए हैं कि बिहार में उनकी पार्टी मुसलमानों की सबसे बड़ी शुभचिंतक पार्टी है, ताकि मुस्लिम वोटरों को ये अपनी ओर गोलबंद कर सके। दरअसल उपचुनाव में मुस्लिम वोटरों को रिझाने की शुरुआत सबसे पहले जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने की थी। उन्होंने बेलागंज सीट पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतार करके ये मैसेज दिया कि मुस्लिमों को लेकर के उनकी पार्टी कितनी संजीदा है। प्रशांत किशोर न सिर्फ उम्मीदवार उतारे बल्कि इस मौके पर उन्होंने उन राजनीतिक पार्टियों पर निशाना भी साधा जो मुस्लिम हितैषी होने का दावा करती है। दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा है कि आरजेडी ने सिर्फ बीजेपी का डर दिखा करके मुस्लिम समुदाय से उनका वोट लिया, बल्कि उन्हें उनकी आबादी के हिसाब से कभी भी प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया है। मुस्लिम समुदाय लालटेन में किरोसिन की तरह जलता रहा और लालू जी के परिवार में रोशनी होती रही, लेकिन हमारी पार्टी जो कहती है वे करती है और फिर इसकी शुरुआत बेलागंज से हो गई है। प्रशांत किशोर ने जो शुरुआत की उस कड़ी को आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी किया है। उन्होंने बीते दिनों एनडीए की बैठक में मुस्लिम समुदाय को लेकर के जो बातें कही है उससे साफ पता चलता है कि नीतीश कुमार को इस बात का मलाल है कि मुस्लिमों के लिए इतना करने के बाद भी मुस्लिम समुदाय जदयू को उतना तवज्जो नहीं देता है जितना जदयू हकदार है। नीतीश कुमार ने कहा है कि हमारी सरकार में पूरे बिहार में कब्रिस्तान की घेराबंदी की गई, मंदिरों की भी घेराबंदी की गई। मुसलमानों को जाकर के बताएं कि उनके लिए सरकार ने क्या काम किया। राजद आ गया तो दंगा फसाद करेगा। आरजेडी के पास कोई काम धंधा नहीं है। दंगा पीड़ित को हम लोगों ने न्याय दिलवाया है, उन्हें परेशान पेंशन भी दिया जा रहा है। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में पारिवारिक बंटवारे में मिली जमीन की रजिस्ट्री मात्र 100 रुपए में की जाती है, लेकिन जानकारी नहीं होने के कारण बहुत से लोग जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराते हैं। जी हाँ, खबर के अनुसार सरकार ने पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे के लिए स्टाम्प शुल्क को कम करके 100 रुपए कर दिया, लेकिन सरकार की ओर से पारिवारिक बंटवारे में स्टाम्प शुल्क की कमी किए जाने के बारे में प्रचार प्रसार का अभाव है, जिसके कारण बहुत कम लोग इसका लाभ उठाते हैं। आपको बता दूं कि बिहार में बहुत से लोग आपसी सहमति से बंटवारा करते हैं। इस बंटवारे के बाद जमीन को सभी भाई अपने अपने नाम कराने के लिए मात्र 100 रुपए में रजिस्ट्री करा सकते हैं। इससे भविष्य में किसी तरीके का कोई भी विवाद उत्पन्न नहीं होगा। दरअसल बिहार में बंटवारे के बाद भी कई सालों तक भाइयों के बीच जमीन को लेकर के विवाद रहता है। कई बार तो दोबारा से बंटवारा होता है। इसी को देखते हुए सरकार ने पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे के लिए स्टाम्प शुल्क को कम करके 100 रुपए कर दिया है, ताकि लोग बंटवारे के बाद अपने नाम रजिस्ट्री करा सके।
दोस्तों तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है कि वो बिहार के उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बिहार में बड़े पैमाने पर नौकरी दी है। अब इसको लेकर के जदयू नेता ललन सिंह ने इनके दावे को खारिज कर दिया है। आपको बता दूं कि जेडीयू नेता ने या तेजस्वी यादव को चुनौती दी है कि वे अपने माता पिता लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के 15 साल के कार्यकाल के दौरान हुए रोजगार सृजन के आंकड़े लेकर के आए। बिहार में तेजी से आर्थिक विकास हो रहा है। ललन सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संयुक्त प्रयासों के कारण ही बिहार में तेजी से आर्थिक विकास हो रहा है, जैसे रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिला है। ललन सिंह ने रोजगार मेला से अलग पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही है। दोस्तों बिहार में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सरकारी स्कूलों में इस बार दीपावली छठ की 4 दिन छुट्टी रहेगी। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार सरकार ने दीपावली के लिए महज 1 दिन की छुट्टी यानी कि 31 अक्टूबर को स्कूल बंद कर दिया गया, यानी कि आज, जबकि छठ पूजा के लिए 3 दिन की छुट्टी की घोषणा की गई है। इसको लेकर के सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में 31 अक्टूबर को दीपावली पर छुट्टी रहेगी आज। वहीं पर छठ की 7, 8 और फिर 9 नवंबर को छुट्टी दी गई है। 4 दिवसीय महापर्व छठ की शुरुआत 5 नवंबर को नहाए खाए के साथ हो रही है। यह 6 नवंबर को खरना, 7 नवंबर को संध्या कालीन अर्ध और फिर 8 नवंबर को सुबह का अधर्य होना है। लेकिन बिहार में नहाए खाएं और फिर खरना दोनों दिन को सरकारी स्कूल खुले रहेंगे। यह सरकार ने सिर्फ 7, 8 और 9 नवंबर को छुट्टी की घोषणा की है। इस घोषणा से सरकारी स्कूलों के शिक्षक खास करके दीपावली और छठ की छुट्टियों में कटौती के कारण नाराज हैं। दोस्तों आज दीपावली के दिन बिहार के आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। जब दीपावली पर दक्षिण पूर्व बिहार के 5 जिलों के भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, खगड़िया के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। बचे हुए जिलों का मौसम सामान्य बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त पूर्वा हवा के कारण नमी का प्रभाव बना रहेगा। 48 घंटे के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है, यानी कि आज। जहाँ उत्तर बिहार में दीपावली तक आसमान में हल्के बादल आ सकते हैं, लेकिन मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर ये सत्तार ने कहा कि अगले 4 दिनों तक आसमान साफ और फिर मौसम शुष्क रहेगा। राजधानी पटना समेत बिहार के अधिकतर भागों में ठंड ने दस्तक दे दी है। औरंगाबाद, गोपालगंज, सासाराम, पुपरी, मधुबनी, पूर्णिया को छोड़कर के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जब बिहार में दीपावली के साथ ही ठंड बढ़ने वाली है। जब मौसम विभाग के एस.के. पटेल ने बताया है कि अभी बारिश का कोई भी अनुमान नहीं है, क्योंकि कोई भी सिस्टम एक्टिव नहीं है। दिवाली के बाद से ठंड बढ़ेगी। हालांकि ये मौसम विभाग का अनुमान है, केडीवी लाइव का अनुमान नहीं है। बहुत बार मौसम विभाग का जो अनुमान है वो फेल होता हुआ भी दिख रहा है। कई बार हमने ऐसी खबरें दी जो कि सच नहीं हुई है। इसको लेकर के केडीवी लाइव इसका जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग जब भी जिस तरह से भी जानकारी देती है, अनुमान लगाया जाता है, उस हिसाब से आप लोगों को हम प्रस्तुत करते हैं। अगर उसमें सच नहीं होता है तो केडीवी लाइव की इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं है, आप इसको नजरअंदाज करें। हालांकि बहुत बार खबर सच भी होती है। जिस दिन बारिश की बात कही जाती है हम बताते हैं और बारिश होता भी है। जिस दिन नहीं कही जाती है और मेरे द्वारा बताया जाता है तो बारिश नहीं भी होती है, और कभी कभी ये अनुमान गलत भी हो जाता है। अगर आज गलत हो जाए तो आप इसको नजरअंदाज कर दीजिएगा, केडीवी लाइव इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में गैर मजरूआ जमीन की बंदोबस्ती को लेकर के नियम में बदलाव किया जा सकता है। इसको लेकर के बिहार सरकार कानून लाने की तैयारी कर रहा है। जहां खबर के अनुसार राजस्व विभाग बंदोबस्ती कानून में किसी प्रकार के बदलाव से पहले कानूनी विशेषज्ञों से राय मांगी है। जहाँ जल्द ही इस पर फैसला लिया जा सकता है और गैर मजरूआ जमीन की बंदोबस्ती के नियम में कुछ बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार में जिन लोगों के परिवार 3 पीढ़ियों से बेलगानी जमीन पर रह रहे हैं, सरकार उनके रिकॉर्ड की जांच करेगी और फिर इस नई व्यवस्था के तहत अगर उस जमीन की बंदोबस्ती या फिर उस परिवार के नाम से होगी तो फिर सरकार उस जमीन के नए सिरे से लगान भी तय करेगी। दरअसल बिहार में जमींदारी प्रथा के तहत गैर मजरूआ जमीन की रैयतों के नाम बंदोबस्त होती थी, लेकिन उस पर लगान नहीं वसूला जाता था। लेकिन सरकार अब इसमें बदलाव करेगी और फिर गैर मजरूआ जमीन की बंदोबस्ती होने पर लगान की भी वसूली करेगी। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों बिहार में नौकरी करने वाले शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में सक्षमता परीक्षा पास 23,801 शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि इन शिक्षकों के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए हैं, जिसके कारण इन पर एक्शन लिया जा सकता है। खबर के अनुसार विभाग ने संदिग्ध सर्टिफिकेट वाले शिक्षकों को सही प्रमाण पत्र अपलोड करने का मौका दिया गया है। इन्हें 4 नवंबर तक अपने पदस्थापन वाले जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ आवेदन देना होगा। इसके बाद इन्हें दस्तावेज की फिर से जाँच कराई जाएगी। आपको बता दूं कि
इसके अलावा बिहार में जिन शिक्षकों का बायोमेट्रिक तो सत्यापन हुआ लेकिन आधार सत्यापन नहीं हुआ है या फिर जिनके नाम पता या फिर किसी अन्य चीजों में भिन्नता मिली है, इन्हें भी 4 नवंबर तक आवेदन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, बिहार पुलिस दीपावली और काली पूजा को लेकर के अलर्ट मोड पर है। जहां सभी जिलों के पुलिस कप्तानों ने थानेदारों को विशेष तैयारी करने का निर्देश दिया है। जहां वहीं पर खगड़िया जिले के एसपी ने भी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शरारती तत्वों पर पैनी नजर बनाए रखें। जहां अगर पर्व के दौरान कोई भी अफवाह फैला करके शांति भंग करने या फिर माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है तो उसे तुरंत फौरन हाजत में बंद करें। जहां खगड़िया एसपी चंदन कुशवाहा द्वारा थानाध्यक्षों को दीपावली एवं काली पूजा को लेकर के अलर्ट किया है। वहीं पर खगड़िया पुलिस ने 4900 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की, जबकि 2500 से बॉन्ड भरवाए हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, बहुत बड़ी खुशखबरी है। दरअसल बात यह है कि छात्र छात्राओं को पोशाक, साइकिल और छात्रवृत्ति संबंधित योजनाओं की राशि अगले महीने लाभुकों को दी जाएगी। योजना का लाभ उन छात्रों को ही मिल पाएगा जो सारी नियम और शर्तों के साथ स्कूल में रोजाना हाजिर होते हैं। यह सरकारी योजना की राशि उन छात्रों के बैंक खाते में दी जाएगी जिसका आधार से खाता से लिंक होगा। जहाँ शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इसको लेकर के निर्देश जारी कर दिया गया है। विभाग द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक छात्रों पोशाक, साइकिल समेत दूसरी सभी सरकारी योजनाओं की राशि डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। योजना का लाभ लेने के लिए ये जरूरी है कि लाभुक का बैंक खाता आधार से लिंक रहे। जैसे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों को आधार कार्ड बनवाने के लिए भी निर्देश दिया जा चुका है ताकि कोई भी छात्र सरकारी योजना के लाभ से वंचित न रहे। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के रक्सौल एयरपोर्ट से जल्द उड़ान सेवा शुरू की जाएगी क्योंकि इस एयरपोर्ट का निर्माण कार्य प्रारंभ शुरू होने वाला है। इसकी तैयारी की जा रही है। खबर के अनुसार एयरपोर्ट के निर्माण और फिर विस्तार के लिए जमीन चिन्हित करके दाखिल खारिज और फिर भूमि का सीमांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अंचल कार्यालय ने स्थल निरीक्षण और फिर भूमि की पैमाइश के उपरांत अधिग्रहण किए जाने वाली भूमि पर निशान लगा दिया है। आपको बता दूं कि आगामी माह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एयरपोर्ट का शिलान्यास करने पहुंचने वाले हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा और फिर यहाँ के लोगों के लिए उड़ान सेवा भी बहाल कर दी जाएगी। इससे लोगों का आवागमन भी बेहतर होगा। जी हाँ दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने अपने स्थापना के 21 साल पूरे कर लिए हैं। यानी कि जेडीयू अब बालिग हो गए हैं। जाहिर है जेडीयू ने अपने स्थापना का लंबा सफर तय कर लिया है। जेडीयू को उम्मीद है कि जवानी की दहलीज पर खड़ी जेडीयू आगे का सफर और तेजी से पूरा करेगी। लेकिन आगे का रास्ता नीतीश कुमार की पार्टी के लिए क्या इतना आसान होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड के अलग होने के बाद जो परिस्थितियां उभरी थी, वहीं इससे पहले लालू प्रसाद यादव से मतभेद होने के बाद दिवंगत शरद यादव के नेतृत्व में जनता दल बना था। इसके कुछ साल बाद जदयू अस्तित्व में तब आया जब जनता दल का शरद यादव गुट लोक जनशक्ति पार्टी और फिर समता पार्टी एक साथ पास आ गए और 30 अक्टूबर 2003 को आपस में विलय करके जनता दल यूनाइटेड नाम से एक नई पार्टी का गठन किया गया। दोस्तों, पप्पू यादव इन दिनों अपने बयानों को लेकर के चर्चा में हैं। इस बीच उनकी पत्नी रंजीत रंजन ने बड़ी बात कह दी है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से खतरे का हवाला दिए जाने पर कांग्रेस सांसद और पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन ने कहा कि मेरा और पप्पू यादव का राजनीतिक जीवन अलग अलग रहा है। हमारे बीच बहुत मतभेद है और हम पिछले 1.5-2 सालों से अलग अलग रह रहे हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा है उससे मेरा और मेरे बच्चों का कोई भी संबंध नहीं है। पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को धमकी भरे कॉल को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाने की मांग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है। 21 अक्टूबर को लिखे गए इस पत्र को सार्वजनिक किया गया जब मीडिया के एक वर्ग ने बिश्नोई के एक कथित सहयोगी से दुबई के नंबर से की गई कॉल की एक ऑडियो क्लिप भी चलाई है। अब इसको लेकर के सांसद पप्पू यादव की पत्नी ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनका इस मामले से कोई भी लेना देना नहीं है। जो चल रहा है ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, सरकार का मामला है, इसे सरकार को देखना चाहिए। जब उसका मेरा या फिर मेरे बच्चे का कोई भी लेना देना नहीं है। अब सवाल यह है कि इस मुश्किल सी घड़ी में पत्नी रंजीता रंजन अपने पति और सांसद पप्पू यादव के बयान से दामन क्यों झाड़ रही है? आखिर उनके पति से मतभेद क्यों चल रहा है? ये सवाल है। इस सवाल का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है, ना ही कोई जवाब दिया गया है।
दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए एक नई घोषणा की गई है। इसको लेकर के निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार सरकार ने कहा कि बिहार में सिर्फ उन छात्र छात्राओं को साइकिल और पोशाक की राशि मिलेगी जिनका बैंक खाता आधार से लिंक होगा। जो छात्र छात्राएं ऐसा नहीं करेंगे उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए जल्द से जल्द अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करा लें। आपको बता दूं कि सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं को साइकिल, पोशाक समेत अन्य सभी सरकारी योजनाओं की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसीलिए सरकार ने सभी बैंक खाते को आधार से लिंक कराने का निर्देश दिया है। वहीं नई व्यवस्था के तहत बिहार में 75% हाजिरी वालों को ही पोशाक की राशि दी जाएगी। इसको लेकर के निर्देश दे दिया गया है। जब पोशाक और छात्रवृत्ति की राशि कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को मिलेगी, जबकि 9वीं के छात्र छात्राओं को साइकिल राशि दी जाएगी। दोस्तों, दीपावली छठ पूजा के नजदीक आते ही बैरिया अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। जब बैरिया बस स्टैंड आए यात्रियों में सबसे अधिक मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, बेतिया, कटिहार, सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी जाने वाले की संख्या ज्यादा थी। बैरिया बस स्टैंड के प्रबंध अधिकारियों ने बताया है कि आमतौर पर रोजाना इस बस स्टैंड से करीब 700 बसें खुला करती है, लेकिन दीपावली छठ पूजा में आने जाने वालों की अधिक संख्या को देखते हुए बसों की संख्या बढ़ करके 725 से 750 हो गई है। उन्होंने ये भी बताया है कि 3 दिनों से बैरिया बस स्टैंड में रोजाना 8000 से अधिक लोग बस पकड़ने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार में बेरोजगारी को लेकर के लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोले जाने के बाद सियासत गर्मा गई है, जब पक्ष और विपक्ष के बीच बयानों के तीर छोड़े जाने लगे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि कुछ लोग बोलते रहते हैं, उसे याद नहीं है कि उनके माता पिता 15 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे। उन्होंने तेजस्वी यादव से पूछा कि क्या वह बता सकते हैं कि कितने लोगों को रोजगार मिला है। उन्हें बताना चाहिए कि उनके माता पिता के शासनकाल में कितने युवाओं को नौकरियां मिली है। ललन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 साल में नौकरियां और फिर नौकरियां पैदा की है। आने वाले समय में 12 लाख और लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि जब भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष अपनी बात रखने का अवसर मिला, तब वह चुप रहे या फिर प्रभावी ढंग से अपनी बात नहीं रख पाए। वहीं पर ललन सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि तेजस्वी यादव हमेशा अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम रहे हैं और उन्होंने कई बार महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी न केवल अपनी बात रखी है, बल्कि कई मामलों में सरकार को जवाबदेही ठहराने में भी सफल रहे हैं।